हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन कंपनीज एक्ट 2013 के एमसीक्यूज पे होने वाला है, जिसको हम लोग कंपनीज लॉ के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली अगर कंपनीज लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो ये एक बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइदर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो हर एक एग्जाम में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं। हमने कंपनीज लॉ या कंपनीज एक्ट 2013 पे पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। हमने क्लास भी अपडेट की हुई है जहां हमने कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको भी कंसिडर किया है। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं की है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। और साथ ही साथ कंपनीज लॉ के बहुत सारे एमसीक्यूज हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन बेस्ड एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं, जिनकी हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि हमारा एक ऐप है जहां आपको बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप उनकी फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो। उनका पीडीएफ डिस्कशन सेशन क्लास भी हमने साथ ही साथ अपडेट करा दिया है। एंड अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने वहां पे क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल भी लॉन्च कर दिया है, वो भी आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें कि आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। हमने पहले के क्लासेस की भी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कराए हुए हैं, बट जो पहले की पीडीएफ्स है ना, पहले की जो आप क्लासेस कवर करते हो उसमें अगर आपको पीडीएफ नहीं भी मिल रही है तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मेंशन कर दिया करो, हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, हमने व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल, ऐप सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलो फिर अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग अप्रॉक्स 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013। देखो हमारे पास आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। देखो एसेंशियल फीचर कौन कौन से नहीं है वो पूछा है। पहला बोला है परपेचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? देखो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो ओनर होते हैं और कंपनी होती है उनको तो अलग अलग ट्रीट किया जाता है। किसी भी शेयर होल्डर के आने या जाने से क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब यही होता है कि किसी भी मेंबर के आने या जाने से, मतलब अगर कोई मेंबर कंपनी का शेयर परचेज कर रहा है या कोई मेंबर जा रहा है कंपनी छोड़ के, दोनों ही केसेस में चाहे डेथ हो, इंसिनिटी हो, उससे कभी भी कंपनी अफेक्ट नहीं होती है ना। क्या उससे कंपनी बंद होती है? नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, ये तो होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होना जरूरी है क्योंकि कंपनी और कंपनी के ओनर को हमेशा अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी पॉसिबल है। प्राइवेट कंपनी में नो डाउट कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि आप पब्लिक को शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर हम अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो ये एसेंशियल फीचर नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी तो होती है, सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब सिंपली क्या हुआ कि जो कंपनी की लायबिलिटी है वो ऑलवेज अनलिमिटेड होगी, है ना। उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर इफ इन केस मान लो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं है पेमेंट करने के लिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ असेट नहीं है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उनकी यूज होती है ना। वैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो लिमिटेड होती है, कुछ कंपनीज होती है अनलिमिटेड होती हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज है, उन पे हम डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं होता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ये एसेंशियल फीचर नहीं है और बाकी सारे एसेंशियल फीचर्स हैं। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस? अब अगर हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो उसमें ओवरऑल 470 सेक्शंस टोटल इंक्लूड किए गए, तो करेक्ट आंसर होगा सी। द पेड अप शेयर कैपिटल मीन्स, हम बहुत जल्दी ना अपने शॉर्ट वीडियो में एक क्लास अपलोड कर देंगे जहां टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में हम बता देंगे कि एग्रीगेट शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑप्शन दिया है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued. It also includes any amount credited as paid up in respect of company shares. It also includes any other amount received in respect of such shares by whatever name called. यहां देखो, अगर हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल? जितना आपको
एक्चुअल में आपके शेयर्स के बदले मिला है ना। जैसे इफ इन केस मान लो आपका शेयर 10 रुपीज का है और उसमें से 8 रुपीज पेड अप है, तो 8 रुपए का जो पेड अप वैल्यू है वही यहाँ पे इंक्लूड होगा, है ना। तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड, ये तो करेक्ट है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी शेयर्स। अगर पेड अप के फॉर्म में कोई भी पैसा आया हो कंपनी के पास तो उसको हम पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। बट बाय वॉट एवर नेम, किसी भी नाम से अगर पैसा आ रहा है तो क्या हम उसको पेड अप में इंक्लूड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोनस शेयर से रिलेटेड हो सकता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी मींस, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या होता है? जहां एटलीस्ट 51% हेल्ड किया हो किसी भी गवर्नमेंट ने, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन में दिया स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड में दिया एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ऑल ऑफ द अबव, नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ हो सकता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्ड किया हो, या दोनों ने मिलकर के 51% या उससे ज्यादा हेल्ड किया हो, तो उस केस में उस कंपनी को हम क्या कहते हैं बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? लर्न कर लेना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, the liability of members of shares limits the company. Guarantee amount, unlimited liability, unpaid value of shares, none of the above. ये कह रहा है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में किसी भी मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होगी? सिंपली अगर मान लो आपने 100 शेयर्स परचेज किया है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो आपको मैक्सिमम कितना पे करना होगा कंपनी को? ओनली 10,000। ठीक, अब इसमें से मान लेते कि आपने 50 का पेमेंट किया और 50 का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी आपसे मैक्सिमम कितना पैसा मांग सकते हैं? ओनली 5,000। उससे ज्यादा कंपनी किसी भी केस में आपसे पैसे नहीं डिमांड कर सकती। रीजन बीइंग आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स, आपने जितने शेयर्स हेल्ड किए आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, company liquidator is so far as it relates to the winding up of a company means a person appointed by the tribunal in case of winding up by the tribunal, the company or creditors in case of voluntary winding up, both A and B, none of the above. देखो होता क्या है ना कि कंपनी की वाइंड अप मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है तो दो तरीके से हो सकती है। एक चाहे तो कोर्ट ऑर्डर कर रहा हो, दैट इज ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर रहा हो, या आप वॉलंटरी भी वाइंड अप कर सकते हो, मतलब अपनी मर्जी से भी कंपनी आप वाइंड अप कर सकते हो। दोनों ही केसेस में क्या होता है ना कि आपको एक कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है। अब लिक्विडेटर कौन है? वो पर्सन जो कि आपके कंपनी के एसेट्स को सेल करेगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जो कंपनी लिक्विडेटर है मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। अगर वॉलंटरीली वाइंड अप हो रहा है तो कंपनी अपॉइंट करेगी, और अगर ट्रिब्यूनल के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, दैट इज मैंडेटरीली अगर वो वाइंड अप हो रही है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट? अगेन ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्रमोटर इज अ पर्सन। अब देखो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसने सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसमें ये काम होगा। ठीक है, एंड सोचने से लेकर के उसका रजिस्ट्रेशन तक का जो प्रोसेस है वो वही पर्सन कराता है। तो प्रमोटर बेसिकली कौन है? जिसने कंपनी के बारे में सोचा और कंपनी को रजिस्टर कराया। Who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return? Who has control over the affairs of the company directly or indirectly? In accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act? No doubt correct answer होगा D, all of the above, क्योंकि जो प्रमोटर है वो बेसिकली एक तरह से कौन हो गए? कंपनी के ओनर। ठीक, नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में, एंड पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। ये सारे क्वेश्चंस प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में कवर करते ही करते हैं। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज डेल्ट अंडर। नाउ अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 5 में इसकी पूरी डिटेल बताई गई है। अच्छा, अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इस पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किया है। दोनों में डिफरेंस के जो बेसिस हैं उस पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है।
लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स, क्या चीजें आती है? सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, बस आपको याद रखना है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी के हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड होते हैं। एंड अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो वो कंपनी का चार्टर माना जाता है, जिसमें आप 6 पॉइंट्स इंक्लूड करते हो, 6 क्लॉजेस होते हैं। अब वो कौन कौन से क्लॉजेस है यहाँ हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उस पर हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की है, वो जरूर से आप लोग कंसिडर कर लेना। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये सारी चीजें वहां इंक्लूड होती है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, in which of the following cases the issue of corporate will was decided first? Salmon versus Salmon, Lee versus Lee, Dulia Melmer, इन री कॉन्डली टी कंपनी। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट व्हील की, तो जो हमने सुना है, जो फेमस लैंडमार्क केस है, वो सैल्मन वर्सेस सैल्मन है, बट ये पहला केस नहीं है। पहला केस था कंडोली टी कंपनी। करेक्ट आंसर होगा डी। ये सबसे पहला केस था जहां पे ये डिसाइड हुआ था अबाउट कॉर्पोरेट व्हील कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की बात करें तो कौन उनको अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following sections of the Companies Act fixes the maximum number of partners in a partnership firm? हमने बताया BOI कि सेक्शन 464 में ये मेंशन किया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, सेक्शन 464। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब यहां पे देखो आपको बैंकिंग कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी और डिबेंचर, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और इनके सेक्शंस के साथ आपको मैच करना है। अगर हम बैंकिंग कंपनी की बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में। कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। एंड डिवेंचर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। यहां से ना आप लोगों के बहुत सारे सेक्शंस आप लोग लर्न कर पाओगे और ये सेक्शंस देखो एग्जाम में कवर करते ही करते हैं। जनरली अगर हम लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में देखें, यूजीसी नेट में देखें, तो इस लेवल के क्वेश्चन जरूर कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अगेन आपको सेक्शंस बताने हैं। अब डिविडेंड का सेक्शन बताएं तो डिविडेंड का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 और फाइनेंशियल ईयर का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 41। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 और गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल? अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो अब मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा नो मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, a private company gets converted to a public company on the day when the special resolution is passed, when the state government notifies, when it is entered in the register, when the registrar grants the certificate. देखो बेसिकली होता क्या है ना कि यहाँ पे अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ये प्रपोज करते हैं कि हमें अपनी प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करनी है पब्लिक कंपनी में। फिर अकॉर्डिंगली वो एमओए और एओए में ऑल्टरेशन करते हैं। देन वो एक ईजीएम दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग स्केड्यूल करते हैं, जहां जो मेंबर्स होते हैं उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है दैट इज एटलीस्ट 75% उसके फेवर में हो और वो ये कन्वर्जन अलाउ करें कि ठीक है हमारी जो प्राइवेट कंपनी वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, व्हेन द स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड, क्योंकि जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास होगा तब तक नहीं माना जाएगा कि मेंबर्स अग्री हैं। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following are the characteristics of a small company under the Companies Act 2013? The paid up capital does not exceed 50 lakh rupees. The turnover of the company does not exceed 50 lakh rupees. देखो दोनों चीज आपको कंसिडर करनी है, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल भी कंसिडर करना है और एक कंपनी का टर्नओवर दैट इज सेल्स भी कंसिडर करना है। अब यहां देखो जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो तो 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, बट टर्नओवर के लिए ना गलत लिमिट दी है, ये लिमिट 2 करोड़ थी। ठीक, और यही एक्चुअल में हमारी जो डेफिनेशन थी रिलेटेड टू स्मॉल कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 यही थी,
बट अब ना अमेंडमेंट हुआ है 1 दिसंबर 2025 से, और पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट कर दी गई है 10 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट कर दी गई है 100 करोड़। कि अगर स्मॉल कंपनी देखना है तो ये दोनों लिमिट आपको देखना होगा कि जो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ से ज्यादा ना हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। उस केस में उसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल कंपनी मानेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एंड प्लीज यहाँ अपडेट कर लेना, यहाँ जो हमने करेक्शन कराया है उस करेक्शन को प्लीज कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट, what is considered conclusive evidence in a case of a company that its statutory requirements have complied with? Certificate of incorporation, certificate of commencement of business, both, none of the above. अगर कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसका मतलब कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है और वो सफिशिएंट एविडेंस माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, पार्शली पब्लिक, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, नन ऑफ द अबव। सबको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के साथ जो भी पर्सन डील कर रहा है वो बहुत ही इजीली उसको पढ़ सकता है। करेक्ट आंसर होगा ए, पब्लिक डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, an act ultravides to the memorandum of association can be ratified by the company, can be ratified by the company with a special resolution, cannot be ratified by the company. अगर अल्ट्रावायर्स है मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी है तो उस केस में वो कभी भी रैटिफाइड नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 कट कर देंगे, 25 देखेंगे। The doctrine of constructive notice applies to article of association, memorandum of association, both A and B, prospectus. करेक्ट आंसर होगा सी। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करें तो ये बेसिकली दोनों पे एप्लीकेबल होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे भी एज वेल एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 हम कट करा रहे हैं, 27 देखेंगे। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंक्लूड। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, होपफुली सबको पता होगा कि वहां पे हम ये मानते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तो इंफॉर्मेशन होगी, बट अगर कोई इंटरनल इरेगुलरिटीज है कंपनी के विद इन, अगर कोई इंटरनल इरेगुलरिटीज है तो उसके बारे में किसी भी आउटसाइडर को कैसे पता होगा? नहीं पता हो सकता। और हम यही मानते हैं कि जो आउटसाइडर है वो इनोसेंट है, उनको उस इरेगुलरिटी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करता है? जो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है। द आउटसाइडर हैज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ एन इरेगुलरिटी, द आउटसाइडर बिहेव्स नेग्लिजेंटली, फोर्जरी। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो ये तीनों ही एक्सेप्शन है, मतलब इन तीनों ही केसेस में कंपनी को सपोर्ट किया जाता है, ना कि आउटसाइडर को। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट, दैट इज डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, under which section of the Companies Act any person may, after payment of the prescribed fees, inspect by electronic means any documents kept with the registrar of companies? ये mention किया गया सेक्शन 399, ऑप्शन सी करेक्ट है। In which of the following cases the court cannot order rectification of the instrument? Were the instrument through fraud does not express its real intention? Were the instrument through mutual mistake does not express real intention? Were the instrument is the article of association of company? अब ये देखो कह रहा है कि कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता रेक्टिफिकेशन। कंपनी के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज मेंशन है तो उसको कोर्ट कभी भी रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसिडर करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट इन, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कहां दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट, विच इज द appellant authority for the order against the National Company Law Tribunal, NCLT? अगर NCLT के बाद हमें कहीं केस करना है तो फिर ऑप्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचता है। करेक्ट आंसर होगा सी। अगेन क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग कट कर देंगे। Liability of directors of a public company is towards shareholders of the company, public, government, company law board. जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी किसकी तरफ होती है? बट ऑफिस कंपनी के शेयर होल्डर्स की तरफ। करेक्ट आंसर होगा ए। Next, in what way is the doctrine of ultra vires applied to the companies? The activity should be confined within the objects as specified in the memorandum of association. The members are not allowed to file a suit. Employees of the company must work during the office hours.
अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द डायरेक्टर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहता है कि सिंपली बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए में दिया है ना, द एक्टिविटी शुड बी कन्फाइंड, मतलब जो भी एक्टिविटी या जो भी ऑब्जेक्ट आपकी कंपनी का होगा वो कहाँ मेंशन होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो जो एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, अगर आप उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर के चल रहे हो तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का पार्ट नहीं होगा, है ना। सिंपल है, अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर तो है ही नहीं, वो विद इन द पावर होगा कब, जब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following is most essential for a company? Memorandum of association, share certificate, certificate of incorporation, prospectus। बट अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा ही नहीं तो कंपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, इसका क्या मतलब होता है? हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पजेस रेलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। Who is or was a promoter। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो प्रमोटर की बात वहां हम नहीं कर रहे हैं, सिंपली वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे, अपनी एक्सपर्टाइज के बेसिस पे सही डिसीजन ले सके। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following companies will have to constitute corporate social responsibility committee under the Companies Act 2013। देखो इसमें तीन हम लोग कैटेगरीज देखते हैं। एक हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो, एक नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, एंड टर्नओवर जस्ट उसका डबल दैट इज 1000 करोड़ से ज्यादा हो। ये देखो हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, नेट वर्थ 500 करोड़ एंड टर्नओवर 1000 करोड़। अगर ये कंडीशन तीनों एप्लीकेबल होती है तब आपको सीएसआर कमेटी बनाना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, Section 135 of the Companies Act deals with corporate social responsibility. That is correct answer होगा B. Next, how is the net worth of a foreign company calculated for the purpose of corporate social responsibility? The net worth will be calculated as per section 198। देखो जो नेट वर्थ है वो हम कैलकुलेट करते हैं एज पर सेक्शन 381 और उसी के बेसिस पे हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर ये 500 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में हमारी सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Next, which of the following actions can be taken by a registrar under section 4 subsection 5 of the Companies Act 2013? He can direct the company to change its name, take action for striking off the name of the company, order winding up, all of the above। section 4 subsection 5 में जो कोर्ट है वो ऑर्डर ये कर सकती है कि हम आपका नाम, कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से कट कर देंगे। दैट इज टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which one of the following is correct? A company may do an act which is necessary for or incidental to the attainment of its objects. A company may not do an act which is necessary for or incidental to the attainment of its objects. None of these. A company may do an act which is necessary for or incidental to the attainment of its object or which is otherwise authorized by that। देखो सिंपल सी बात है कि कंपनी हर वो काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए होगा, बट ऑथराइजेशन के विद इन रह के, दैट इज जो भी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अथॉरिटीज मिली उनको उसके विद इन रह के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सेक्शन 13 लर्न कर लेना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है और यहाँ पे ना जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्टस, फिर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर है डिबेंचर सर्टिफिकेट, फिर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बाकी पॉइंट्स मैच करने वाले हैं। तो देखो प्रोस्पेक्टस की अगर बात करें तो ये इनवाइट करता है किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्लोज करता है ऑफ अ कंपनी, ठीक है। देन डिबेंचर सर्टिफिकेट की बात करें तो बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रेगुलेशन के बारे में बताता है, दैट इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। तो करेक्ट आंसर एज पर गिवन ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी फ्रॉम इररेगुलरिटीज इनसाइड अ कंपनी। ये तो करेक्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स प्रोटेक्ट्स एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी फॉर कॉर्पोरेट कैपेसिटी फॉर नॉट मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखो ये भी ठीक है क्योंकि अल्ट्रा वायर्स का अगर हम इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है और अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर वो ना जा रहे हो, तो लिखा है प्रोटेक्ट्स एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी फॉर कॉर्पोरेट कैपेसिटी नॉट मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज।
क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चीज मेंशन है तब तो ठीक है, वो विद इन द पावर है, बट उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। तो यहाँ देखो जो असर्शन और रीजन है दोनों ही करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following actions can be taken when an issue is made under the provision of section 42 of the Companies Act 2013? अब इस केस में देखो लिखा है, एडवर्टीजमेंट कैन बी इशूड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, द मनी पेबल टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन कैन बी रिसीव्ड इन कैश, द शेयर कैन बी अलॉटेड विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑफर। एज पर सेक्शन 42 यही चीज मेंशन किया गया कि जो शेयर्स है वो 60 डेज के अंदर आपको जो ऑफर किया गया है उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which one of the following is incorrect? Any misstatement made in the prospectus would attract the liability of the following persons under the Companies Act. Every person who is a director of the company, every person who has authorized himself to be named as director, every person who is a promoter of the company, an expert whose consent has not been endorsed to the registration and is liable to respect of every content in the prospectus. Incorrect क्या है? ये incorrect है ना, बाकी सारी चीजें तो करेक्ट है, बाकी सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं, बट लास्ट पॉइंट देखो, एक एक्सपर्ट जिसने अपना कंसेंट नहीं दिया था, क्या उसकी लायबिलिटी होगी? नहीं। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डोवे वर्सेस कॉरी केस इज रिलेटेड टू द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर को डायरेक्टर्स फॉल्ट, है ना। यहाँ पे ये बेसिकली लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि अगर को डायरेक्टर्स की फॉल्ट है, ठीक है, उस केस में डायरेक्टर्स की क्या लायबिलिटी होगी, ये इस केस में डील किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग कट कर दे रहे हैं क्योंकि केस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। Consider the following statement. A public company should have at least 5 directors. Only individuals can be appointed as directors. Directors are both agents and trustees of the company. यहाँ देखो, a public company should have at least 5 directors. public company में 5 directors होने चाहिए। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ये तो करेक्ट है, और डायरेक्टर्स एजेंट भी होते हैं और ट्रस्टी भी होते हैं, तो बी और सी करेक्ट है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उनको कौन रिमूव कर सकता है, शेयर होल्डर्स या कोर्ट, दोनों ही रिमूव कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। क्लियर। अब देखो, ये ओवरऑल हमारे पास 50 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें हमने ऐसे बताए जो कि बेसिकली सेक्शन बेस्ड थे, तो वहां से आप लोग सेक्शंस लर्न कर लेना। इसी तरीके से हम 50 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट हर क्लास में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013। एंड ये क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पैटर्न पे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लेना। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना सो दैट आप फ्री मटेरियल का बेनिफिट ले पाओ। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट इस तरह के क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आज का क्लास यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।